सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने देख लिया शुरू करते आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफेन को दिखाया जाता है कि एक्सीलेंट हायरन की बात सुनने के बाद में अपने मन में कहता है कि क्या ये एक्सीलेंट हायरन अपनी ये बातें खुशी से कह रहा है या फिर गुस्से में। और मेरे ख्याल से अगर ये बात वाली बात यानी कि गुस्से में कह रहा है तो मेरे ख्याल से अब तक मुझे काफी ज्यादा सफर करना पड़ता और मैं अब तक मारा गया होता। मगर लेकिन अगर ये एक पुराने मास्टर और डिसाइपल की बॉन्ड है, इसका मतलब कि ये यहाँ पर खुश है, तो इसका मतलब मैं भी सेफ हूँ। मगर लेकिन आखिर इसके फेस एक्सप्रेशंस को देख करके कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है, और क्या ये खुशी के मारे स्माइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो अब ये सब सोचते हुए फिर जूफेन भी लाइक भाड़ में जाए, साला जो होगा वो देखा जाएगा। और उसी के साथ में जूफेन अपने हल्के से किलिंग एनर्जी को रिलीज करते हुए एक्सीलेंट हायरन को वहाँ पर घूरने लगता है। तो जूफेन को इस तरीके से देख करके तो एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए कहता है बच्चे, तुम्हें इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले यहाँ पर कहा तो था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। और क्या तुमने अभी अभी नहीं देखा कि कैसे मैंने तुम्हारे लिए उस बूढ़े आदमी को मार डाला? तो अब इससे अधिक तो मुझे कुछ भी स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारी साइड पर हूं। एक्सीलेंट हायरन की ये बात सुनने के बाद तो जूफेन पहले तो अपने मन में कहता है कोई भी तुम्हारी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। बाहर से जूफेन हायरन से कहता है कि एक्सीलेंट, आपको मुझे बचाने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। तो एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम एक काफी ज्यादा सतर्क बच्चे हो और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये सब कुछ तो बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया। जबकि इधर जूफेन एक्सीलेंट से कहता है कि एक्सीलेंट सर, अब अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अब आगे कुछ भी कहे बिना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो कहते हुए जूफेन सीधा पीछे मुड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। पीछे से एक्सीलेंट हायरन जूफेन को चिल्लाते हुए कहते हैं कि वापस आओ। और फिर आगे वो जूफेन से कहते हैं क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा डरावना दिख रहा हूँ जो कि तुम इस तरीके से यहाँ पर इतनी जल्दी में भाग रहे हो? जूफेन कहता है कि एक्सीलेंट सर, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं? तो अब जब आपने मुझे बचा लिया है और रियल कल्प्रिट भी मारा गया है, तो फिर एक्सीलेंट, अब आखिर आप मुझसे और क्या चाहते हैं? तो एक्सीलेंट हायरन कहते हैं बच्चे, क्या तुम यहाँ पर बस भागने के बारे में ही सोचते रहोगे? मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जबकि तुम बस सीधा यहाँ से जल्दी में जाने के लिए सोच रहे हो। इस सबसे क्या तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो? जूफेन कहता है कि सर एक्सीलेंट, ये आप ही हैं जिसने कि ये कहा था कि आप यहाँ पर बिना किसी कारण के आए हैं, और वैसे भी अगर आपने यहाँ पर अपना कोई अभिनय किया होता या ना किया होता, फिर भी मैं अपना ख्याल यहाँ पर रख ही लेता। फिर भी आपके इतनी ज्यादा चिंता के लिए शुक्रिया। कैसे भी मैं आपके इस फेवर को रिटर्न नहीं कर सकता। साथ ही जूफेन अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड मैन जरूरी किसी न किसी बात के लिए तो मेरे पास आया होगा, और ना वो ये बात इस तरीके से बार बार नहीं लाता। दूसरे शब्दों में उन्होंने इस कार्रवाई का डिसीजन तो कर ही लिया है, लेकिन अब इसे टाला भी नहीं जा सकता। तो तभी इधर फिर से एक्सीलेंट हायरन की ओर दिखाया जाता है, जो कि आगे जूफेन से कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी एलएलयू से डील करने में मदद की है। तो इसका यहाँ पर सीधा सीधा मतलब तो यही है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है, और ये बिल्कुल भी किसी तरीके की हस्तक्षेप करने वाली चीज तो नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे हाथों से मरा होता फिर तो पूरा का पूरा बीस्ट टीमिंग सेक्ट ही तुम्हारे पीछे पड़ जाता। मगर अब जब ये खुद मैंने किया है और ये सब कुछ मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया है, तो फिर अब बीस्ट टीमिंग सेक्ट की मेरे आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होगी। तो जूफेन कहता है कि लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर ही गुस्सा निकालेंगे, तो फिर आखिर इन दोनों बातों में क्या ही फर्क है? और जब तक आप बीस्ट टीमिंग सेक्ट का लेवल नहीं बढ़ा लेते, तब तक हमारे पास में बात करने के लिए कोई रीजन नहीं है, और हम इस तरीके से एहसान वापस नहीं कर सकते। एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए कहते हैं कि जब मेरे प्रीसियस डिसाइपल ने वेस्टरलैंड को स्टेबल करने के लिए कहा था, तब भी मैंने अपने उस प्रीसियस डिसाइपल की बात को नहीं माना था। जब मैंने उसके लिए ही नहीं किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा? जूफेन सीधा वहाँ से मुड़ करके जाते हुए कहता है कि तो ठीक है, फिर अब यहाँ पर कोई भी एहसान वापस नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। तो कहते हुए जूफेन वहाँ से जाने लगता है। तो फिर से एक्सीलेंट हायरन चिल्लाते हुए कहते हैं रुको, वापस आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो जूफेन स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि बस अब इतना ही काफी है, और अब मुझे यहाँ पर इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जूफेन को रुकता हुआ देख कर एक्सीलेंट हायरन उससे कहते हैं अच्छे, क्या तुम पहले अपनी इन चीजों को करना बंद करोगे? और मैं यहाँ पर तुमसे दुनिया भर की चीजों की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बैन करने की बात कर रहा हूँ, और अब तुम लोअर 3 सेक्टरों के बीच और मिडिल 3 सेक्टरों के बीच में फाइट नहीं लड़ोगे, और बस सिर्फ इतना ही है। तो ये सुनकर तो जूफेन भी कहता है कि क्या बस इतना ही? और आप लोगों ने ये डिसाइड भी कर लिया, और वो भी मुझसे पूछे बिना ही? तो एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कोई भी रोल ओवर कम्पनसेटिंग नहीं होता, और डबल ड्रैगन गैदरिंग को हमेशा से ही 9 सेक्टरों की अप्रूवल प्राप्त थी, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि ये कार्य बिल्कुल निश्चितता के साथ किया गया, और हालांकि तुमने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी हमें बिना किसी रियल आधार के तुम्हारे ऊपर ये प्रतिबंध, ये
बैन लगाना पड़ रहा है, वरना तो इस सबसे हमारी रेपुटेशन में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम सच में बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो, और वो भी इतना ज्यादा कि अब तुम मिडिल 3 सेक्टरों के जीनियस की लिमिट से भी कहीं गुना पार निकल चुके हो। इसलिए अब अगर तुम वहाँ पर स्टेज पर उनके सामने खड़े रहोगे तो फिर तो तुम्हारा सामने वाला ओपोनेंट तो वैसे ही अपने पैर पीछे ले लेगा और स्टेज पर जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, जिसकी की वजह से तो हम सेक्टरों की ट्रू पोटेंशियल को भी मेजर नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारा ये सब कुछ तो बिल्कुल मीनिंगलेस रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उन स्टेजेस से अपने आप को पीछे हटा लो, और ये सब कुछ केवल तब तक रहेगा जब तक सुपीरियर 3 सेक्टरों की फाइट्स स्टार्ट नहीं हो जाएंगी। लेकिन उस समय तक आपके स्टेज पर ना होने की वजह से तुम्हारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट को थोड़ा लॉस तो होगा ही। तभी जुवेन में उनसे पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि हमारे टारगेट सुपीरियर 3 सेक्ट है। तो एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए कहते हैं कि आपके पूरे डीमन स्कैमिंग सेक्ट की स्ट्रेंथ ही इस बात को क्वालिफाइड करती है, तो इसलिए इसमें सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो जुवेन उनसे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसमें खेलता हूँ या नहीं, लेकिन इस सब चीज की मेन बात तो ये है कि आखिर मुझे इस सब में क्या फायदा होगा। जुवेन की ये बात सुनकर तो एक्सीलेंट हायरन भी एक पल के लिए थोड़े शॉक हो गए होते हैं, साथ ही हेजिटेट करते हुए रुक जाते हैं। और तो एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि मुझे कुछ टाइम से ल्यू के प्लान्स के बारे में कुछ पता है, और मैंने अभी तक अभिनय नहीं किया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम क्या क्या करने में सक्षम हो। और जैसा कि बिल्कुल एल्डर्स ने कहा था, तुम वाकई में बिल्कुल एक मॉन्स्टर ही हो, और तुम लोअर 3 सेक्टरों के लिए तो एक बेहद बड़ा खतरा हो, जो कि उनके लिए तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। तो ये सुनकर तो फिर जुवेन भी थोड़ा अनईजी फील करते हुए कहता है, सर एक्सीलेंट, क्या आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? और डबल ड्रैगन गैदरिंग के एक एक्सीलेंट के रूप में क्या आप किसी भी सेक्ट के डिसाइपल को ऊपर अपनी इच्छा अनुसार हमला कर सकते हो? तो एक्सीलेंट हायरन हंसते हुए कहते हैं कि एक एक्सीलेंट तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एल्डर लू के तुम्हारे प्रति नफरत गहरी थी, यहाँ तक कि वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर जाल भी बिछा रहा था, और फिर उसके बाद में डबल ड्रैगन मैनर को सच्चाई के बारे में पता चला, इसलिए हमने उसे ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट करके मार डाला, जिससे कि अब यहाँ पर तुम्हें न्याय मिला। तो अब तुम बताओ कि अगर। लेकिन तभी जुवेन कहता है कि अब आपकी ये बात थोड़ी लॉजिकल लग रही है, तो ठीक है, फिर अब मैं आपकी बात के लिए पूरी तरीके से एग्री हूँ, और जैसा कि आपने जिस जिस फाइट के लिए मना किया है, वैसे ही आपकी बात को मानते हुए मैं उन सभी फाइटों में ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ठीक है, फिर अब अगर यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं रह गया है तो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहते हुए फिर जुफेन स्वेंगर और योंगनिंग को अपने कंधे पर उठाता है। तभी एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि ये सब कुछ डबल ड्रैगन मैनर की हॉनर के लिए है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बारे में एक भी शब्द किसी के भी पास में बाहर ना निकले। तभी जुफेन वहाँ से तेजी से जाते हुए कहता है और उनसे कहता जाता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे ये सारे गंदे मामले मेरे पास हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो अब जुफेन के चले जाने के बाद में हमें पीछे खड़े एक्सीलेंट हायरन को दिखाया जाता है, जो कि जुफेन को जाता हुआ देख करके कहते हैं कि ये बच्चा अपने अच्छे के लिए सचमुच में काफी ज्यादा स्मार्ट है, और जब तक उसे स्थिति का पूरी तरीके से अंदाजा नहीं हो गया तब तक तो वो पूरी तरीके से सतर्क रहा था, और अब जब उसे पता चला कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर उसे कोई डर नहीं रहा, और वो छोटी छोटी बातों के ऊपर उलझने वालों में से नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा से ही बड़ी पिक्चर को ही देखती रहती है। उनके पीछे वो छोटे वाले एक्सीलेंट आ जाते हैं और कहते हैं कि लेकिन उसका गुस्सा सहंग के अहंकार से बिल्कुल ही मिलता जुलता है, तो क्या हम दोबारा किसी गहरी मुसीबत में तो नहीं फंस जाएंगे? तो एक्सीलेंट हायरन उनसे कहते हैं कि बाई मी, क्या इस वेस्टरलैंड में कल्टीवेशन को फेयर बनाने के लिए इतने लंबे समय से डबल ड्रैगन मैनर को नहीं संभाल रखा है, ताकि जो लोग कल्टीवेट कर सकते हैं वो लोग बिना किसी चिंता के एनलाइटमेंट को प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अधिक से अधिक लोग रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देने लगे, जबकि ट्रू कल्टीवेटर्स तो दिन प्रतिदिन कम होते गए, और ये सब कुछ तो ज्यादातर डिमोनिक और राइटियस कल्टीवेटर्स के साथ होता रहता है। वो सभी के सभी लोग बेहद ही ज्यादा लालची हो चुके हैं और कल्टीवेशन के मूल सिद्धांतों को भूल चुके हैं, जैसा कि बिल्कुल हमने किया। और इस वेस्टरलैंड को एक सुंदर स्थान बनाने के लिए हमने अपने प्रीसियस डिसाइपल को इससे बाहर निकाल दिया, और युगों युगों तक किसी ऐसे दुर्लभ और रेयर तरीके से घटित होना जो कि पूरी तरीके से अपने लक्ष्य की ओर ही परस्यूड हो, और वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारा डिसाइपल ही था, लेकिन फिर भी हमें उसकी आकांक्षाओं को क्यों कुचलना पड़ा। तब एल्डर बाइमी कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब हम वो कल्टीवेटर्स नहीं रहे जो कि हम पहले रहा करते थे, और अब हम इस वेस्टरलैंड को डबल ड्रैगन एक्सीलेंट के तौर पर कंट्रोल करते हैं, और जैसे जैसे ये वेस्टरलैंड बदला वैसे ही हम भी बदल गए। सुन एल्डर हायरन हंसते हुए कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सेंग ने हमें इतनी जल्दी सरपास करके पीछे छोड़ दिया, और हमने इन सदियों में मुश्किल से ही कोई कदम उठाया होगा, क्योंकि हम लोग तो पहले ही उस सच्चे मार्ग से भटक चुके
चुके हैं, और अब जब हम ऐसे ही किसी और व्यक्ति से मिल चुके हैं तो क्या अब हम फिर वही काम करेंगे? तो अब एक्सीलेंट बायरन की इस बात के ऊपर तो एक्सीलेंट बायमी भी शांत हो जाते हैं और आगे कुछ नहीं कहते और बस सीधा वहाँ से मुड़ करके जाने लगते हैं। तभी एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि अगर सेंग वापस आ जाता है तो मैं उसे उसकी स्वॉर्ड वापस देना चाहूंगा। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि सारे फाइटिंग एरिना को फिर से रिबिल्ड कर दिया होता है और अब वहाँ पे होने वाली नई फाइट को देखने के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए होते हैं। तभी ऑडियंस में से एक लड़का सामने की ओर देखते हुए हैरान होते हुए कहता है, सभी लोग देखो, फाइनली डीमन सोल सेक्ट यहाँ पर आ ही गया। और तभी इसी एंट्री के साथ में हमें हान यूनफेंग, उसके दोनों भाई, उनके साथ आए एल्डर्स और बाकी के सभी डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है। साथ ही जैसे ही वो अपने उस एंट्री के साथ में अरीना में आते हैं तो सारी ऑडियंस जोर जोरों से शोर करने लगती है और उन लोगों के नारे लगने लगते हैं। मगर साथ ही तभी उनके पीछे से एक और सेक्ट आता है जो कि होता है मिडिल 3 सेक्टों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट। अभी हान यूनफेंग की नजर भी उनके ऊपर पड़ती है और वो उनके एक बंदे को देखते हुए कहता है, ये तो जेंटल स्वॉर्ड वेंग टाओ है। तो उसे देख उसका सेकंड ब्रदर भी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो अब एक्चुअली में एक इथेरियल स्टेज की 4th लेयर पर है। तो हान यूनफेंग भी कहता है कि वो भी एक और जीनियस है, हमारी ही जनरेशन का हमारा एक और विरोधी। तो अब इधर वेंग टाओ भी हान यूनफेंग को देख उससे कहता है कि यंग मास्टर हान, आपको देखे हुए काफी समय हो गया और अब जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि आपने भी काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। तुम अब एक्चुअली में सेकंड लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज पर पहुंच गए हो, फिर तो इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन बनता है। हान यूनफेंग कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो क्या ऐसी ही बात है ना, क्योंकि यहाँ पर तुम जो कि मुझसे 2 लेयर ऊपर है वो मुझसे ऐसी बात कर रहा है। तो वेन टाओ कहता है कि ओ तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं तो तुमसे यहाँ पर जेंटली ही बात कर रहा था। और अगर मैं तुम्हें होनेस्टली कहूँ तो मैंने सुना है कि जब 3 दिन पहले यहाँ पर लोअर 3 सेक्टों की फाइट हुई थी तो तब तुम उस फाइट को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो बताओ वो बच्चा जिसके लिए एक्सीलेंटेड को भी आना पड़ा, क्या वो बच्चा सचमुच में इतना ज्यादा अमेजिंग था और क्या सच में वो हमारे लिए एक खतरा हो सकता है? तो हान यूनफेंग कहता है कि एक बार तुम उसे देखो और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो वेंग टाओ कहता है कि मैं तो खाली तुमसे इस बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हें इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा घृणित होने की जरूरत नहीं है और मैं तो तुमसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा जानने का कोई और जरिया ही नहीं है। जिसके बाद वेंग टाओ अपने एक पीछे वाले बंदे से कहता है कि जूनियर ब्रदर, इन्हें उस आदमी से अपने रिश्ते के बारे में बताओ। तभी हमें उसके उस जूनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा पुराना कैरेक्टर ज़ीटियान शेन होता है। फिर वो उन्हें बताता है, मैं हूँ ज़ीटियान शेन टियान्यू एम्पायर से और मैंने एक बार ज़ूफेन के साथ लड़ाई की थी। तो वेंग टाओ कहता है कि देखा तुमने, मेरे पास तुमसे कहीं गुना ज्यादा जानकारी लेने का रास्ता है, तो अब क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी जानकारियों को एक्सचेंज करें। तो वेंग टाओ की ये बात सुनकर के तो हान यूनफेंग वेंग टाओ की बात का कोई जवाब नहीं देता और दूसरी ओर देखने लगता है। तो ये देख करके तो वेंग टाओ का भी मुंह बन जाता है और तभी एक आवाज कहती है, ऑडियंस जरा देखो, हेवन थ्रिलिंग सेक्ट भी आ गया है। तो तब ये सुनकर के तो वेंग टाओ भी खुश होते उस ओर देखता है और कहता है कि वेस्टर्न हेविंग थ्रिलिंग सेक्ट टियान्यू के 3 गार्डियन सेक्टों का हेड, तो फिर अब हमें क्यों ना उनसे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बारे में जानकारी मांगनी चाहिए। इतना कहकर के फिर वेंग टाओ वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वेंग टाओ की ऐसी हरकतों को देख करके उसका छोटा भाई हान भी कहता है कि ब्रदर, क्या सच में ये वेंग टाओ मिडिल 3 सेक्टों का सबसे बेस्ट जीनियस है? मगर इसे देख करके तो मुझे नहीं लगता है कि ये वो हो सकता है और ये तो बस मुझे हमारा एवरेज सा प्रतिद्वंदी ही लग रहा है। तो हान यूनफेंग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उसे कभी लड़ते हुए नहीं देखा। वेंग टाओ को जेंटल स्वॉर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भेड़ों के झुंड में भेड़ों के कपड़े पहन करके असलियत में एक भेड़िया है, भेड़िया जो कि अपने सॉफ्ट टच के साथ में भारी हाथों का भी यूज करता है और वो 2 स्वॉर्ड स्टाइल्स को एक साथ कंबाइन करके एक ही बार में यूज करता है और इसलिए तो इसे जेंटल स्वॉर्ड कहा जाता है क्योंकि ये बाहर से तो बिल्कुल सॉफ्ट और कोमल दिखता है लेकिन अपने पीछे से तलवार छुपाए रखता है और ये पता चलना कि आपको सबसे नर्म तरीके से बाहर निकाला गया है, ये चीज तो सबसे ही ज्यादा बुरी है। अपने भाई की ये बात सुनकर तो हान भी थोड़ा घबराने लगता है लेकिन तभी उन तीनों भाइयों से कोई कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि यानमो होता है जो कि वहाँ पर अपने सभी साथी और अपने एल्डर के साथ में आया होता है। तो उसे वहाँ पर देख करके तो हान यूनफेंग भी साइड देते हुए कहता है कि देखो, निश्चित रूप से सुपीरियर 3 सेक्ट भी अब यहाँ पर आ गए हैं। उस लड़के की स्ट्रेंथ ने यहाँ पर हर एक सेक्ट को अपनी ओर देखने के लिए काफी ज्यादा प्रभावित कर लिया है और सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे ही देखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उस लड़के की स्ट्रेंथ सभी को खतरा महसूस करा रही है। तभी यानमो का एक जूनियर ब्रदर यूमी से पूछता है कि यूमी, तुमने उस लड़के को पहले ही देख रखा है, मैंने सही कहा ना? तो बताओ, क्या वो सचमुच में इतना ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है। यूमी कहती है आखिर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो वरना यहाँ पर ये इतने सारे लोग क्यों ही आते। तो वंदा कहता है कि आखिर ब्रदर यान की तुलना उससे कैसे की जा सकती है। तो तब ये सुनकर तो यूमी भी शांत होते हुए कहती है कि वेल, क्योंकि उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर तो यानमो का भी मुंह बनने लगता है। और तभी वहाँ पे कोई हंसते हुए यानमो को आवाज लगाता है और कहता है कि यानमो काफी समय हो गया तुम्हें नहीं देखा, तो मुझे बताओ आखिर तुम कैसे हो। तो अभी तो उस बंदे को देख करके यानमो भी उसे पहचान लेता है और उससे कहता है कि वुकिंग यू तो ग्रेट वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट टैलेंट भी हार के डर के बारे में जानता है। आफ्टर ऑल तुम भी उस बात को लेकर के परेशान हो ना कि कहीं वो बच्चा तुमसे तुम्हारा प्रीसियस टैलेंट को भी ना छीन ले। तो वुकिंग यू भी हंसते हुए कहता है कि अल्टीमेट क्लियरिटी सेक्ट सिर्फ क्लियरिटी पर ही फोकस करता है, साथ ही फ्री और एलिगेंट होना, साथ ही फेम और फॉर्चून को अपने ऊपर हावी न होने देना, यही हमारा मोटिव है। और ये वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट होने का टाइटल ये तो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। तुम जब चाहो तब मुझसे इसे लेने के लिए आ सकते हो, मगर तुम उसको मुझसे लेने के लायक भी होने चाहिए। तो यानमो कहता है कि तुम देख लेना मैं ये जरूर करूंगा, और जब एक बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब ऐसा कहना मेरे लिए एक मजाक उड़ाने जैसा है। तो वुकिंग यू कहता है कि मेरा इरादा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आज की प्रसिद्धि कल किसी और की भी हो सकती है, तो फिर आखिर इन चीजों की परवाह क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपनी पोजीशन हमेशा के लिए बनाए नहीं रख सकता। तभी इसी के साथ में हमें यानमो के पीछे एक परछाई को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद तो यानमो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपनी आंखें फाड़ करके उसे देखने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कोई और नहीं कि वुकिंग यू का जूनियर ब्रदर येलिन होता है। तब येलिन यानमो को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं येलिन हूँ, ज़ूफेन का इकलौता प्रतिद्वंदी, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उसके योग्य नहीं है। तो उधर येलिन को देख करके तो यानमो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, और इसे देख करके मेरे दिल की गहराइयों में ये जो भूकंप, ये हलचलें हो रही हैं, वो सेंसेशंस तो मुझे यहाँ तक कि ज़ूफेन को देख करके भी नहीं हुई थी। और आखिर ये किस तरीके का क्रेजी बंदा है, और इसे देख करके मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई बीस्ट अपने बीस्ट किंग को देख करके उसके सामने झुकने के लिए करता है। इसे देख करके मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। आखिर वाकई में ये बंदा है कौन। तो अभी यानमो को ये सब सोचते ही तभी वहाँ पर एक और सेक्ट की एंट्री होती है। अपनी एंट्री लेते हुए अपने नारे लगाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया की जस्टिस सिर्फ और सिर्फ हमारे राइटियस सेक्ट से ही आती है, और जब भी कभी कोई राक्षस उठेगा तो तब मेरा न्याय उसके ऊपर विजय प्राप्त करेगा, मैं जाओ डेजू ही विजय प्राप्त करूंगा। तो अब तब उस बंदे को देखते हुए यानमो भी कहता है क्या कह रहा है, ये डीमंस को शुद्ध करेगा। ये सुपीरियर 3 सेक्टों में सबसे लास्ट का सेक्ट है, जो कि हमेशा ही मेरे हेलियन फिल्म सेक्ट के सामने हार जाता है, फिर भी वो डीमंस को शुद्ध करने के बारे में कहने की हिम्मत करता रहता है। तो वुकिंग यू भी कहता है कि हाँ, अपने इस नैरो राइटियस पाथ की वजह से वो किसी को भी उस पर रोक नहीं सकता, और ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि एक्सीलेंटेड हायरन भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। इधर तभी अगले सीन में हमें दोनों एक्सीलेंटेड को भी दिखाया जाता है, वहाँ पे इस बार उन मैचेस को देखने के लिए अपनी जगह पर आ गए होते हैं। और तब हमें एक्सीलेंट बाइमी को भी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपनी जगह पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि चलो अब शुरू किया जाए। इसी के साथ हमें वहाँ पर एक गेट का सीन दिखाया जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन स्कैमिंग सेक्ट अब एंट्री ले रहे हैं। तभी वहाँ का वो गेट खुलता है और हमें सबसे आगे हमारा हीरो ज़ूफेन दिखाया जाता है। अगले सीन में वो सभी लोग एक एक करके अंदर आने लगते हैं, जहाँ पे कि भाई ज़ूफेन की टीम के तो क्या ही टोड़ा होता है। तो अब इसी तरीके से वो सभी लोग अरीना की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर तभी ज़ूफेन की नजर ऊपर खड़े दोनों एक्सीलेंटेड के ऊपर पड़ती है कि वो दोनों एक्सीलेंटेड भी ज़ूफेन को आते हुए देख रहे होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन पीछे मुड़ते हुए उनकी एक छत के ऊपर चढ़ जाता है, और फिर उनमें से एक पवेलियन की बालकनी में खड़ा होकर के ज़ूफेन स्माइल करते हुए अपनी गोल्डन एनर्जी का यूज करते हुए सभी लोगों के लिए एक मैसेज लिखने लगता है, जिसमें कि ज़ूफेन लिखता है कि सभी विटनेसेस, सभी गवाहों, तुम सभी लोग इस विटनेस स्पीक का साक्षी बनो। 3-3 करके बूढ़े लोगों को इकट्ठा करना, राव अंतहीन होगी और सारी रात हम लोग मौज मस्ती करेंगे। अगर कोई ऐसा हो यहाँ पर जो मेरे लेवल तक पहुँच पाए। तो अब ज़ूफेन के इस मैसेज को पढ़ करके सुपीरियर 3 सेक्टों को राइटियस सेक्ट वाला बंदा भी चिढ़ते हुए कहता है, तुम डीमन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की नॉनसेंस बातें करने की। मेरा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट तुम्हें वहीं पर क्रश कर देगा जहाँ पर कि तुम खड़े हो, इस तरीके से कि तुम्हारी हर एक मसल, तुम्हारी हर एक कोशिकाओं को चकनाचूर कर दिया जाएगा। तभी इधर वुकिंग यू भी हंसते हुए कहता है कि वो लड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसने ये ताना मारने वाले शब्द लिखे हैं क्योंकि वो चाहता है कि हर कोई उससे फाइट लड़े। येलिन कहता है कि मैं ही इस जंगल का एकमात्र राजा हूँ, और बाकी के सभी 9 सेक्टों के डिसाइपल्स तो बिल्कुल ही लूजर हैं, और वो भी यहाँ तक कि उनकी मेरे सामने चलने की भी औकात नहीं है। तो यहाँ पर मैं तैयार हूँ, और शराब भी तैयार है, इसलिए अगर तुम में दम है तो अपनी चिड़चिड़ी चींटियों को मेरी ओर फेंको, मैं उन सब का सामना
अकेला ही करूंगा। इसके बाद फिर वो अपने सीनियर ब्रदर वू किंग यू से कहता है, सीनियर ब्रदर क्या यही उसका इरादा है? तो वू किंग यू कहता है कि मेरे स्तर पर कौन आ सकता है? जूनियर ब्रदर तुम तब तक स्टेज पर नहीं जाओगे जब तक कोई उसे चुनौती न दे दे। और अब क्योंकि सभी सेक्टरों के एक्सपर्ट्स उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, तो यानमो कहता है कि आखिर उनमें से कौन ही सफल होगा। उसे मंच पर ला पाना तो आसान होगा, लेकिन उसके साथ फाइट लड़ पाना उसका पता नहीं। वो किंग यू यहाँ तक कि तुम्हें भी उसके साथ फाइट लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अब इधर यानमो की बात सुनने के बाद तो वो किंग यू भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगता है, जिसके बाद वो हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि ये चीज बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट है वो है हम लोग के पास में अब कोई है जिसके के साथ में हम लोग फाइट कर सकते हैं। इतना कहते हुए वो किंग यू खुश होते हुए येलिंग को शाबाशी देते हुए उसकी पीठ पर हाथ मारता है, जबकि तभी ज़ूफेन की नजर भी उन लोगों के ऊपर पड़ती है और येलिंग को देख करके ज़ूफेन की वही सेंसेशन फिर से स्टार्ट हो जाती है। जिसे देखने के बाद तो फिर ज़ूफेन भी समझ जाता है कि यही वो बंदा है। फिर ज़ूफेन उसे घूरते हुए अपने किलिंग इंटर को रिलीज करते हुए कहता है कि तो ये वो है, जबकि इधर येलिंग भी ज़ूफेन की ओर ही स्माइल करते हुए देख रहा होता है। और फिर जैसे उसे पता चलता है कि ज़ूफेन भी उसी की ओर देख रहा है, तो वो भी उसे अपनी प्रेजेंस को दिखाते हुए हंस रहा होता है, जबकि तभी उसे देख ज़ूफेन भी अपनी एक इविल सी स्माइल पास करता है। उन दोनों को देख करके तो यानमो अपने मन में कहता है कि डैम इट साला, अब यहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ गए। और फिर तभी अगला सीन में फिर से दोनों एक्सीलेंटेड की ओर दिखाया जाता है। तभी एक्सीलेंट हायरन भी ज़ूफेन के मैसेज को पढ़ कहते हैं, बाई मी अब क्या ये चीज हमारे डबल ड्रैगन मैनर के लिए अच्छी रहेगी? तो एक्सीलेंट बाई मी कहते हैं कि वो अब ऑलरेडी वो चीज लिख चुका है। और तभी उनके हाथ में एक पर्चा दिखाया जाता है जिसके के ऊपर ज़ूफेन का ही नाम लिखा होता है। इसके बाद एक्सीलेंट बाई मी कहते हैं कि चलो फिर ड्राइंग शुरू की जाए। अगला सीन में वेनरेबल यान और रेफरी एडलर्ड का दिखाया जाता है। यहाँ पे की रेफरी वेनरेबल यान से कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट तुम्हारे पास सिर्फ 9 ही फाइटर्स हैं। तो ये सुनकर के तो वेनरेबल यान थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहते हैं कि आखिर उनके साथ फाइट लड़ने का क्या ही मतलब है। वेनरेबल यान की ये बात सुनकर के तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की येलो बाल वाली लड़की कहती है कि जरा देखो ये कितने ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं और आखिर आप किसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इधर रेफरी एडलर्ड वेनरेबल यान को बताते हैं कि आपके एक बंदे की फाइट ना होना इसका मतलब ये होगा कि आपकी एक फाइट को रद्द कर दिया जाएगा और इवैल्यूएशन में आपके 2 पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे। और अगर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के इंसिडेंट को साइड में रख देते हैं तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की फाइट्स ऑटोमेटिकली विनिंग मानी जाएंगी और उनका स्कोर आपके बराबर यानी कि 20 पॉइंट्स हो जाएगा। वेनरेबल यान कहते हैं कि ये ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इन लोगों को वो मामूली से अंक लेने दीजिए, क्योंकि हम लोग उनसे ब्याज सहित उनसे उनके पॉइंट्स को वापस ले लेंगे। हम बाकी के बचे 18 पॉइंट्स उनसे ले लेंगे और हमारे लिए बस इतना ही बहुत है। और लॉन्ग रन में 18 वर्सेस 2 ये हार्डली ही कोई डिफरेंस पैदा करेगा। तो वेनरेबल यान की ये बात सुनकर के मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर भी थोड़े दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनसे नहीं जीत सकते। वापस से रेफरी एल्डर की ओर दिखाया जाता है, जो कि आगे वेनरेबल यान से कहते हैं कि ठीक है फिर अब क्योंकि आप इतने ज्यादा ग्रेट हैं तो फिर अब क्यों ना पहले ही फाइट लड़ने के लिए अपने अपने अपोनेंट्स को ड्रॉ करें। और फिर तभी मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपने डिसाइपल्स को हिम्मत देते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छी, हमारे पास अभी भी एक चांस है। किंग चेन, मैं जज के सामने 4-4 की फाइट का प्रस्ताव रखूंगा ताकि तब तुम उस फॉर्मेशन का उपयोग कर सको जिससे कि तुम सबसे अधिक फेमिलियर हो और तुम लोगों को सबसे ज्यादा ल्यूजी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जबकि बाकी के 3 तो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते। तो अब अपने एल्डर की ये बात सुनकर के उनकी सारी प्लानिंग को सुनने के बाद में वो सभी लड़कियां भी फाइट लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती हैं। जबकि तभी इधर हमें अगले सीन में वेनरेबल यान, टाइयिंग, गेंगर और यूएर को दिखाया जाता है। तो तब इधर वेनरेबल यान उन तीनों से कहते हैं कि टाइयिंग, कुईगेंग और यूएर तुम लोग उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स के अगेंस्ट हो गए, इसलिए सफलता की संभावना पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। और फिर वहाँ जेड स्वॉर्ड फेरी सुई रू हुआ है और मिस्टिकल हेवन सेक्ट की वो 4 स्वॉर्ड्स तो रेड इन स्टेज की 9th लेयर पर है। तो कुईगेंगर, क्या तुम उन्हें संभाल सकते हो? तो तब गेंगर भी थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तैयार हैं। तो वेनरेबल यान कहते हैं कि और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तैयार नहीं होंगे? और सुईरुहा, उस लड़की के पास में एक डीपर स्वॉर्ड है जो कि एक 7th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है और एंड पे बात ताकत पर ही आकर के रुकेगी। तो इधर वेनरेबल यान ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे से ज़ूफेन आ रहा होता है और उनसे कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इथेरियल स्टेज के 6 एक्सपर्ट्स हैं, तो इसीलिए हमें बस 6 जीतों की ही तो जरूरत है। बाकी अगर गलती से हमें 3 हार मिल भी जाती हैं तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर गेंगर और यूएरी भी होश होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, आपने मास्टर बिल्कुल सही कहा। तो तब ज़ूफेन की इस बात पर वेनरेबल यान उससे कहते हैं कि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी वहाँ पहुँचे तो हमारी संभावनाएं बहुत अच्छी होंगी। क्या
क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है? तो ये सारी बातें वेनेवलियान जूफेन को ताना मारते हुए कह रहे होते हैं, क्योंकि एक तो जूफेन अपनी फाइट को लड़ नहीं रहा होता है और दूसरा ना ही उसने उनको उस बात का कोई रीजन बताया होता है। तो वेनेवलियान की ये बात सुनने के बाद में जूफेन अपने मन में कहता है कि आखिर अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, और उन लोगों से वो धमकी मिलने के बाद तो मैं चाह करके भी अब फाइट नहीं लड़ सकता, और ना ही मैं इस बारे में किसी को भी सब कुछ बता सकता हूँ, वरना डबल ड्रैगन के वो कमीने एक्सीलेंट हमें और हमारे पूरे सेक्ट को एक ही बार में गायब कर डालेंगे। तो गाइस अब इधर जूफेन के ऐसे सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके आगे की स्टोरी इसके अगले एपिसोड यानी कि अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर इस चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।